नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा, सरस्वती क्लासेस रुड़की एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेके। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में एक टॉपिक है उत्तराखंड की प्रशासनिक व्यवस्था। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इसमें रटने का प्रयास करते हैं कि कुमाऊं मंडल कब बना, गढ़वाल मंडल कब बना, पौड़ी जिला कब बना। ये फैक्ट्स बच्चे पढ़ते हैं और इनमें से उनके माइंड से धीरे धीरे चीज़ें स्लिप होती रहती हैं और पेपर में जब जाते हैं तो उसमें से याद भी नहीं आता है। कारण क्या है कि हमने इंफॉर्मेशन को टुकड़ों में पढ़ा है। यदि हम एक पूरा का पूरा ग्राफ चार्ट समझ लें एक प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो आप देखेंगे सारी चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल सेव होती रहेंगी। तो उत्तराखंड की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, कैसे गोरखा यहाँ पर आए, फिर ब्रिटिशर्स कब आए, फिर टिहरी रियासत कब बनी और क्या क्या इन लोगों ने किया, जरा उसके ऊपर हम आज फोकस करने वाले हैं। तो आज के जो चैप्टर है उत्तराखंड का, उसका नाम है उत्तराखंड की प्रशासनिक व्यवस्था। तो चलिए शुरू करते हैं, और यदि वीडियो पसंद आए आपको अंत में तो प्लीज लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं समय को बचाते हुए। आपको कुछ चीजें बता दूं मैं कि जो टॉपिक है उत्तराखंड की प्रशासनिक व्यवस्था, इसको इतिहास के साथ कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, तभी आपको एक कहानी की फॉर्म में ही याद रहने वाला है। तो जरा मैं कुछ बताता हूँ आपको। आपको पता है कि उत्तराखंड में एक समय था जब यहाँ पर दो वंश राज किया करते थे। जो हमारा कुमाऊं रीजन था, कुमाऊं रीजन में राज करता था चंद वंश, और जो गढ़वाल रीजन था यहाँ पर राज करता था परमार वंश। ये बात है लगभग 1790 की। 1790 तक चीजें ऐसी चल रही थी और ये दोनों के दोनों वंश आपस में एक दूसरे से टकराते भी रहते थे, युद्ध भी होते रहते थे। इतिहास में प्रॉपर हम पढ़ेंगे जाके, प्रशासन पे फोकस करने वाले हैं आज। अब गोरखा जो हैं वो उत्तराखंड में आते हैं और बात है 1790 की। और गोरखा सबसे पहले कुमाऊं के ऊपर अटैक करते हैं और चंद की जो कैपिटल थी अल्मोड़ा। और 1790 में ये लोग चंद वंश के शासक को हरा देते हैं और हराने के बाद पूरे के पूरे कुमाऊं पर शासन हो जाता है गोरखाओं का, जो नेपाल से आए थे। अब कुमाऊं को जीतने के बाद गोरखाओं का अगला टारगेट क्या होगा? ऑब्वियसली गढ़वाल। तो इसके जस्ट अगले साल ये लोग 1791 में गढ़वाल के ऊपर अटैक करते हैं। युद्ध चल रहा होता है और गढ़वाल के समय जो राजा है वो है मिस्टर प्रद्युमन शाह। लेकिन तभी नेपाल के ऊपर चाइना का अटैक हो जाता है और गोरखा वहां पर उलझ जाते हैं। तो मजबूरन उनको गढ़वाल वंश के राजा के साथ संधि करके अपने देश वापस लौट जाना पड़ता है और इसके साथ ये युद्ध जो है वो समाप्त हो जाता है। बहरहाल इस युद्ध में पलड़ा जो है वो गोरखाओं का भारी था। कुछ पैसा भी लेके गए वो यहाँ के राजा से, और ट्रीटी ये हुई कि वो आज के बाद गढ़वाल के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। खैर गोरखा अपने राज्य चले गए, उनका युद्ध खत्म हो गया। उसके बाद गोरखा इंतजार करते रहे कि गढ़वाल पे आक्रमण करने के लिए वो कौन सा उचित समय मिले कि जब यहाँ का राजा और यहाँ की सेना कमजोर हो और हम इसको कैप्चर कर लें। बात आती है 1803 की। 1803 में क्या होता है, उत्तराखंड में एक बहुत ही विनाशकारी भूकंप आता है। उत्तरकाशी पूरा का पूरा दहल जाता है इससे, और रिक्टर स्केल पर 9 इसकी तीव्रता थी। इसी वर्ष बद्रीनाथ में भी भूकंप आता है, बहुत कम लोगों को पता है। ये दोनों अलग अलग भूकंप है, सन एक है, मंथ अलग अलग है दोनों के, और वहां पर भी चारों तरफ तबाही का मंजर होता है। इस कारण से पूरे उत्तराखंड में अकाल और ड्रॉट जैसी सिचुएशन पैदा हो जाती है। गोरखा तो इसी मौके की तलाश में थे। तो वो देखते हैं कि ना तो यहाँ पर संसाधन है, ना पैसा है, और जो राजा है वो अपनी समस्याओं से उलझ रहा है। इसका फायदा उठाते हुए गोरखा गढ़वाल के ऊपर अटैक कर देते हैं। और फाइनली 14 मई 1804 खुड़बुड़ा, देहरादून, यहाँ पर गोरखा और जो गढ़वाल वंश के राजा हैं उनके बीच में युद्ध होता है। और 14 मई 1803 को प्रद्युमन शाह लड़ते लड़ते गोरखाओं से शहीद हो जाते हैं और यहाँ से गढ़वाल के ऊपर भी गोरखाओं का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। आपसे पेपर में पूछता है कि बताइए गोरखाओं ने गढ़वाल के ऊपर कितने साल शासन किया और कुमाऊं के ऊपर कितने वर्ष। तो अभी मैंने आपको बताया कुमाऊं पर इनका शासन कब स्थापित हुआ था, 1790, और गढ़वाल के ऊपर कब स्थापित हुआ, लगभग 1804 के मिड में। खैर इस क्वेश्चन को भी होल्ड करते हैं, जब पूरा पढ़ाऊंगा तब आंसर करेंगे मुझे कमेंट में आप लोग।
अब जो ये प्रद्युमन शाह थे, इनके पुत्र सुदर्शन शाह, ये अपनी जान बचाकर किसी तरीके वहां से निकल जाते हैं और ये आसपास के राजाओं से शरण मांगते रहते हैं और उनसे हेल्प की भी गुहार लगाते हैं, पर कोई राजा इनकी मदद नहीं करता है। उधर गोरखाओं ने ब्रिटिशर्स के नाक में भी दम किया हुआ था। उधर गोरखपुर वाली बेल्ट जो नेपाल के साथ टच करती है, जो बिहार का एरिया था, वहां पर भी वो लोग परेशान करते रहते थे। तो अंग्रेज भी सोच रहे थे यार इनका क्या करें, लेकिन वो उलझे हुए थे इंडिया में। उस समय उनके लगातार युद्ध चल रहे थे। आप देखेंगे मराठावाद भी चल रहा था उसी समय, उसको भी कनेक्ट करेंगे हम इसके साथ में। खैर, सुदर्शन शाह अंग्रेजों के पास पहुंचते हैं और जाकर बोलते हैं कि भाई इस तरीके से हमारा साम्राज्य कब्जा लिया है और आप भी इनसे परेशान हैं, तो कृपया हमारी हेल्प करें। इस बात को अंग्रेज स्वीकार करते हैं और उत्तराखंड में सुदर्शन शाह की हेल्प करने के लिए अपनी सेनाएं भेजते हैं और 1815 में ब्रिटिशर्स गोरखाओं को पूरी तरीके से हरा देते हैं। इसके बाद गोरखा और ब्रिटिशर्स के बीच में एक संधि होती है जिसे कहा जाता है संगोली की संधि। संगोली वर्तमान में बिहार में स्थित है, लेकिन जो नेपाल की सरकार है उसने इस संधि को मान्यता दी 1816 में। तो संगोली की संधि 1815 में होती है और मान्यता मिलती है 1816 में। यदि आपसे पूछे कि संगोली की संधि कब हुई, आप करके आओगे 1815। खैर, अब अंग्रेज यहाँ पर आए और आके उन्होंने देखा, यहाँ से क्वेश्चन और बनता है बहुत इंपॉर्टेंट, कि जब ब्रिटिशर्स और नेपाल के बीच में युद्ध हुआ, इसको बोलते हैं आंग्ल नेपाल युद्ध, कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इंडिया की हिस्ट्री से कनेक्ट कर लेते हैं इसको। तो इस समय इंडिया का गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल है वो 1813 से लेके और 1823 तक है। इस दौरान यदि आप देखेंगे तो 1817 और 18 में आंग्ल और मराठा ये युद्ध भी हुआ और पेशवा का पद भी खत्म कर दिया। और पिंडारी कौन थे? पिंडारी जो मराठाओं के साथ चलते थे। मराठा जब अटैक करते थे तो आसपास के क्षेत्र में लूटपाट करते थे पिंडारी। तो 1817-18 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठा भी समाप्त हो गए, पेशवा का पद भी समाप्त कर दिया और पिंडारियों का अंत भी कर दिया। आपके पेपर में पूछेगा पिंडारियों का अंत किसने किया? लॉर्ड हेस्टिंग्स। जब ये संगोली की संधि हुई और आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ, तब अंग्रेज गवर्नर कौन था? वो भी लॉर्ड हेस्टिंग्स। ध्यान रखने के बाद, खैर, अब अंग्रेज यहाँ पर आ गए, गोरखाओं को हरा दिया। उन्होंने देखा यार ये तो बहुत अच्छा एरिया है, यहाँ पर तो फलों की खेती भी हो सकती है, यहाँ पर चाय की खेती भी हो सकती है और यहाँ पर तो वन है, वन की लकड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनके मन में आ गया लालच और वो सुदर्शन शाह से कहते हैं भाई देखो इस युद्ध में हमारे पैसे हो गए खर्च बहुत, अब आपके पास दो ऑप्शन है कि या तो आप वो पैसे हमारे वापस कर दें और यदि पैसे आप नहीं दे पाते तो भैया ये आधा साम्राज्य आप हमें दे दीजिए। सुदर्शन शाह तो पहले ही बेचारे परेशान थे, पैसा उनके पास था नहीं, आर्थिक तंगी थी। उन्होंने कहा ठीक है, मजबूरी में आप आधा जो उत्तराखंड का राज्य है वो रख लीजिए। तो यहाँ से उत्तराखंड जो है वो दो सेक्शंस में डिवाइड हो जाता है, एक है ब्रिटिश गढ़वाल और एक टिहरी रियासत। मैं डायग्राम में आपको समझाता हूँ। तो ये चमोली में एक नदी बहती है, इसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा के इधर इधर का जो सेक्शन था इसको कहा गया ब्रिटिश गढ़वाल। और इधर आपका गढ़वाल में टिहरी रियासत की स्थापना करी सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 को। आप अंग्रेजों की चाल देखिए, उन्होंने ब्रिटिश गढ़वाल तो बना दिया लेकिन इसका मुख्यालय बनाना पड़ेगा, मुख्यालय बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और दूसरा, अंग्रेज तो बहुत कनिंग है, चतुर है, चालाक है, वो ये भी चाहते हैं कि यार इधर क्या हो रहा है इस पर नजर भी बनी रहे। तो परमार वंश की राजधानी क्या थी? श्रीनगर। उन्होंने कहा कि भैया टिहरी रियासत तो आप जरूर यहाँ पे बनाओगे, लेकिन ये जो आपकी राजधानी है श्रीनगर, ये हमारे कंट्रोल में रहेगी। तो अंग्रेजों का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर रहा? श्रीनगर। तो ये अंग्रेजों का आप चरित्र देखिए और उनकी कनिंगनेस देखिए। खैर, अब पूरा का पूरा उत्तराखंड दो सेक्शन में डिवाइड हो गया, एक थी टिहरी रियासत और एक था ब्रिटिश गढ़वाल। तो जो ब्रिटिश गढ़वाल था उसके पहले जो गवर्नर थे मिस्टर ई गार्डनर, ठीक है, फिर बाद में ट्रेल आए, रेमजे आए, आगे पढ़ेंगे वन बाय वन करके। तो इस पूरे के पूरे उत्तराखंड के प्रशासनिक व्यवस्था को यहाँ से दो सेक्शन में डिवाइड करते हैं, एक तो ब्रिटिश गढ़वाल, दूसरी टिहरी रियासत। पहले देखते हैं ब्रिटिश गढ़वाल। तो जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आ गए 1815 में, तो उन्होंने यहाँ पर प्रशासनिक रूप से क्या क्या चेंजेस किए, जरा मेरे साथ पूरे के पूरे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको समझने का आप प्रयास कीजिए। देखिए, सबसे पहले इन लोगों ने 1817 में एक जिला बनाया देहरादून, और ये देहरादून जिला बना के इसको इन्होंने किसके साथ अटैच किया? सहारनपुर मंडल के साथ। ठीक, तो पहला जिला कौन सा था? देहरादून। किसके साथ अटैच किया? सहारनपुर मंडल के साथ। उसके बाद 1839 में इन लोगों ने पौड़ी जिला बनाया। कौन सा जिला बनाया? पौड़ी।
और पौड़ी जिला बनाने के बाद अगले साल मतलब 1840 में इनका जो मुख्यालय था ये श्रीनगर में, इसको इन्होंने शिफ्ट कर दिया पौड़ी में। तो बहुत सारी किताबों में ये डेटा गलत दिया हुआ है कि गढ़वाल जिला कब बना, तो 1840 दिया है, गलत है, 1839 में बना और ब्रिटिश गढ़वाल का जो मुख्यालय है 1840 में शिफ्ट हुआ। इसके बाद 1842 में ब्रिटिशर्स ने एक और जिला बनाया 1842 में, इसको कहा गया तराई जिला। तो नैनीताल, उधम सिंह नगर, इसका जो थोड़ा सा साउथर्न दक्षिण वाला एरिया है उनको मिला के जिले का गठन किया गया था। यार ये जिला गया कहाँ, बना तो था पर ये जिला गया कहाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। आगे इसका आंसर करेंगे हम लोग जब ऑर्डर में पढ़ते हैं। खैर बहरहाल 1842 में एक और जिला बनाया, उसका नाम था तराई जिला। 1854 1854 में इन लोगों ने एक नया मंडल बनाया, नई कमिश्नरी बनाई, उसे कहा इन्होंने कुमाऊं मंडल। तो कुमाऊं मंडल की स्थापना कब होती है, 1854, और इसका मुख्यालय ये लोग मनाते हैं नैनीताल को। तो कुमाऊं मंडल का गठन कब हुआ, 1854, और इसका मुख्यालय कहां पर बनाया गया, नैनीताल। खैर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात आ जाती है आपकी 1891 में। तो 1854 के बाद 1891 में क्या करते हैं ये लोग, पूरे के पूरे कुमाऊं मंडल को दो जिलों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, एक अल्मोड़ा और दूसरा नैनीताल। तो 1891 में कुमाऊं मंडल में दो नए जिले बनाए गए, एक का नाम था अल्मोड़ा, दूसरा का नाम क्या था, नैनीताल। तो आपसे यदि पूछ ले इन दो जिलों का गठन कब किया गया, आपका आंसर होगा 1891। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो टिहरी रियासत थी ये, अब इसको पढ़ेंगे डिटेल में। इस टिहरी रियासत का भारत में विलय हुआ। इन रियासतों का भारत में विलय किसने किया, सबको पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो स्वतंत्रता के समय लगभग 562 रियासतें थी जिनका इन्होंने विलय किया था। इसको डिटेल में जब हिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। खैर इस रियासत का विलय भारत में हुआ 1 अगस्त 1949 को, और विलय करने के बाद टिहरी को बना दिया गया जिला। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि टिहरी जिला कब बना, तो भी डेट ये होगी। टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ, तो भी डेट ये होगी। कौन राजा थे अभी देखेंगे आगे जाके। इसके बाद 1960 में ब्रिटिशर्स तो चले गए। अब यूपी गवर्नमेंट या संयुक्त प्रांत इसको कहा जाता था, और उसके बाद ही उत्तर प्रदेश बन गया आजादी के बाद। तो उत्तर प्रदेश में नए नए जिलों का गठन किया। तो 1960 में 3 सीमांत जिले बनाए गए। सीमांत मतलब ऊपर जहां हमारी सीमा का अंत होता है, 3 नए जिले। पहले जिला आप इधर से चलते हैं वेस्ट से, उत्तरकाशी, उसके बाद चमोली, चमोली के बाद पिथौरागढ़। कब बने तीनों, 1960। ये पूछ सकता है कि ये जिले किस किस से अलग होके बने, तो बहुत सिंपल है, ज्योग्राफी से याद करेंगे भाई। उत्तरकाशी के नीचे कौन सा जिला, टिहरी, तो टिहरी से अलग होके क्या बना, उत्तरकाशी। चमोली के नीचे कौन सा जिला, पौड़ी, पौड़ी से अलग होके क्या बना, चमोली। और पिथौरागढ़ के नीचे कौन सा जिला, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से अलग होके कौन सा बना, आपका पिथौरागढ़। तीनों जिले याद हो गए आपके। तो सीमांत जिले ये 3 कब बने, 1960 में। इसके बाद 1969 1969 में गठन किया जाता है गढ़वाल मंडल का या गढ़वाल डिवीजन का, 1869। और 1870 जस्ट अगले साल इस गढ़वाल मंडल का मुख्यालय शिफ्ट कर दिया जाता है पौड़ी में। ये भी डेटा बहुत सारी किताबों में गलत दिया हुआ है। यदि आपसे पूछे कि गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई, आप करके आओगे 1869। इसका मुख्यालय पौड़ी गढ़वाल कब शिफ्ट किया गया, 1969 में गढ़वाल मंडल बनता है, और 1970 में गढ़वाल मंडल का मुख्यालय जो है वो पौड़ी में शिफ्ट होता है। करेक्ट कर लेना, आई एम सॉरी। आगे बढ़ते हैं। बात आती है 1975 की। तो बैक टू देहरादून। 1817 में एक जिला बना था देहरादून, और इसको किसके साथ जोड़ा गया था, सहारनपुर। 1975 में इसको वापस गढ़वाल मंडल के साथ अटैच कर दिया गया, देहरादून जिले को। तो यदि देहरादून जिले की स्थापना पूछे 1817, यदि पूछे गढ़वाल मंडल में कब आया, 1975। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1988 में एक और नए जिले का सृजन किया गया। ये जिला कौन सा है, हरिद्वार। उसके बाद 1995 एक और नए जिले का सृजन किया गया। ये कौन सा जिला है आपका, उधम सिंह नगर। और 1997 में फिर 3 जिले बनाए गए, कौन कौन से, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर। इस तरीके से उत्तराखंड में जिलों का गठन हुआ 1 बाय 1 करके। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपके याद रहेगा। अब सवाल मैंने आपके लिए छोड़ा था कि 1842 में जो तराई जिला बना था ये कहाँ गया, ये वर्तमान में तो एग्जिस्ट करता नहीं है, तो ये कहाँ गया। तो दोस्तों जब 1891 में कुमाऊं मंडल को 2 जिलों में तोड़ा गया, तो इस तराई जिले का विलय कर दिया गया नैनीताल में।
किसमें कर दिया गया इसका विलय? नैनीताल में। बस ये छोटी सी कहानी है। खैर, ये जिले बन गए। अब एक छोटी सी स्टोरी बचती है टिहरी रियासत की। तो टिहरी रियासत कब बनी? 28 दिसंबर 1815। उसके बाद इस रियासत में कितने राजा होते हैं? 6 राजा। पहले राजा कौन थे? सुदर्शन शाह। उसके बाद दूसरे राजा कौन थे? भवानी शाह। फिर कौन थे? प्रताप शाह। फिर कौन आए? कीर्ति शाह। और फिर कौन आए? नरेंद्र शाह। और सबसे अंतिम कौन थे? मानवेंद्र शाह। तो टोटल 6 राजा। आपसे क्रम भी पूछ सकता है। अब जब हम इतिहास पढ़ेंगे डिटेल बात करेंगे, लेकिन हम देखते हैं इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो राजा है वो है नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह का शासनकाल 1913 से लेकर और 1946 तक था। इनके शासनकाल में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं जरा मैं आपको बता देता हूं। तो नरेंद्र शाह के शासनकाल में जो घटनाएं हुई जरा एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। आप देखेंगे इनके शासनकाल की एक इंपॉर्टेंट घटना है पेशावर कांड। पेशावर कांड कब हुआ था? 23 अप्रैल 1930। तो श्री वीरचंद सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगानियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। तो वीरचंद सिंह गढ़वाली कौन सी बटालियन में थे? 2/18 गढ़वाल राइफल्स। और ये निहत्थे अफगानी कौन थे यार? जब हम इसको इतिहास के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमें महात्मा गांधी का पढ़ना पड़ेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। और बलूचिस्तान में सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी जिनको कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खां, तो वो इसमें महात्मा गांधी का जो आंदोलन था सविनय अवज्ञा लीड कर रहे थे बलूचिस्तान से, वो निहत्थे अफगानी थे। उन्हीं के ऊपर गोलियां चलाने से मना कर दिया था वीरचंद सिंह गढ़वाली ने। इसके बाद इनको जेल भी हुई। तो इसको क्या कहा जाता है? पेशावर कांड। किसके शासनकाल की बात है? नरेंद्र शाह। अभी आपको बताया 1913 से लेकर 1946 तक इनका शासनकाल रहा है। दूसरी घटना तिलाडी कांड। तिलाडी कांड कब का है? 1930, 30 मई। 30 मई 1930। ये क्या है कि टिहरी रियासत में एक रूल था कि जो भी वन या जंगल की भूमि है वो राजा के कंट्रोल में रहेगी, उसके नियंत्रण में रहेगी। तो राजा ने क्या किया, जो वन के नियम थे उनमें चेंजेस कर दिए, और जो किसानों की कुछ भूमि थी उस भूमि को वन भूमि घोषित कर दिया। तो इनडायरेक्टली जो किसानों की भूमि है वो किसके कंट्रोल में आ गई? राजा के। इस बात को लेके किसानों ने आंदोलन कर दिया। नरेंद्र शाह किसी काम से बाहर गए हुए थे, किसान सम्मेलन कर रहे थे तिलाड़ी नामक स्थान पे। तो नरेंद्र शाह के जो दीवान थे चक्रधर जुयाल, उन्होंने गोली चलाने का आदेश दे दिया वहां पर, और बहुत सारे किसान वहां पर मारे गए। तो इसको क्या कहा जाता है? तिलाड़ी कांड, या उत्तराखंड का जलियांवाला हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, आपसे पूछ लेगा कि बताइए तिलाड़ी कांड किससे संबंधित, तो आप कर क्या होगे? वन नियम, जो वनों के कानून थे, वन कानून में चेंजेस किए गए थे। किसके शासनकाल की बात है? नरेंद्र शाह। आगे बढ़ते हैं। 1938 में गणदेश सेवा संघ की स्थापना हुई, और बात कहाँ की है? दिल्ली की। मेन संस्थापक कौन थे? श्रीदेव सुमन। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि एक अलग पर्वतीय राज्य की स्थापना। ये जो हमारा पर्वतीय भाग है उत्तराखंड का, जो वर्तमान में राज्य बना, इसके लिए एक अलग पर्वतीय राज्य की मांग कब की गई? गणदेश सेवा संघ 1938। कहां पर? दिल्ली में। और मेन आदमी कौन थे? श्रीदेव सुमन। किसके कार्यकाल की बात है? नरेंद्र शाह। आगे बढ़ते हैं। प्रजामंडल। प्रजामंडल की स्थापना 23 जनवरी 1939, और कहां पर? देहरादून। तो टिहरी प्रजामंडल की स्थापना क्यों की गई थी? जो टिहरी रियासत थी उसका भारत में विलय करने के लिए। आपको बता दूं 1935 भारत शासन अधिनियम में पहली बार भारत को संघ बनाने की बात की गई थी। संघ मतलब फेडरल, मतलब जितनी रियासतें हैं, जितने ब्रिटिश प्रांत हैं, इन सबको मिला के एक भारत संघ बनाया जाएगा। तो इसके लिए मांग उठाई गई कि टिहरी रियासत को भी भारत संघ में शामिल किया जाए, और इसके लिए एक आंदोलन शुरू हुआ। उसका नाम क्या था? टिहरी प्रजामंडल। इसके भी मेन संस्थापक कौन थे? श्रीदेव सुमन। श्रीदेव सुमन के बारे में जो आगे की वीडियोस बनाऊंगा वहां बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये सारी की सारी जो बातें किसके शासनकाल की हैं? नरेंद्र शाह। और कब से कब तक थे ये? 1913 से लेकर 1946 तक। नरेंद्र शाह के बाद जो अंतिम शासक थे उनका नाम क्या है? मानवेंद्र शाह। तो मानवेंद्र शाह कब राजा बनते हैं या गद्दी पर बैठते हैं? 1946। 1946 में राजा बनते हैं, और टिहरी रियासत का भारत में विलय कब होता है? 1 अगस्त 1949, टिहरी को जिला बनाकर। तो आपसे यदि पूछ ले मानवेंद्र शाह का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1946 से लेके 1 अगस्त 1949 तक। और उसके बाद फिर आपको पूरी की पूरी कहानी बताइए। उत्तर प्रदेश का पार्ट था, फिर एक आंदोलन चला उत्तराखंड अलग राज्य बनाने के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड का क्या योगदान था, इन सब टॉपिक के ऊपर मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों, मेरा आपको जो पढ़ाने का मकसद है पहले भी बता चुका हूँ
कि हमें चीज़ों को रटना नहीं है, हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन सब चीज़ों को समझना है और ऑटोमेटिक हमारी चीज़ें याद होंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं हिमांशु शर्मा, सरस्वती क्लासेस रुड़की से। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि नर्सिंग उत्तराखंड में वैकेंसीज आई हुई है नर्सिंग स्टाफ की। उसके लिए हम कल से ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर रहे हैं रात को 9 बजे से 10:30 बजे तक। फीस जो होगी मात्र 750 रुपये होगी। और आप देखिएगा कि नर्सिंग स्टाफ का जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, आपको शायद साफ नहीं दिख रहा होगा। तो जो सेकंड पेपर है जीएस का वो पूरा हम तैयार कराएंगे। तो जो भी आपके कुछ इच्छुक स्टूडेंट्स हैं उनको बता दीजिएगा, पूरे नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, क्विज भी होंगी, टेस्ट भी होंगे। और मात्र 15,000 फॉर्म है, लगभग 2,500 वैकेंसी है, हर 7 में से एक व्यक्ति को नौकरी मिलनी है। ठीक है, इसके बाद हम बहुत जल्दी वन दरोगा का बैच भी अनाउंस करने वाले हैं। चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच, सरस्वती क्लासेस, हिमांशु शर्मा।